बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल प्रेजेंट हियर। आज जो हमारा सेशन है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सेशन है और टॉपिक आपके सामने है, लर्निंग्स फॉर एजुकेटर्स फ्रॉम 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल। सबसे पहले मैं सेशन स्टार्ट करना चाहूंगा एक क्वेश्चन से। क्वेश्चन ये है, कैन यू ऑल रीड? प्लीज रीड इट लाउड। हाउ मेनी ऑफ यू हैव प्रॉब्लम्स इन योर पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ? आप में से कितने ऐसे हैं जिनको अपनी पर्सनल लाइफ में या अपनी प्रोफेशनल लाइफ में कोई प्रॉब्लम है? जी, क्वेश्चन है ये। यू हैव टू रिप्लाई। यू कैन जस्ट रेज योर हैंड्स। मतलब प्रॉब्लम नहीं है, जो हाथ नहीं उठा रहे हैं उनको प्रॉब्लम नहीं है। आपकी पर्सनल लाइफ में या प्रोफेशनल लाइफ में आपको प्रॉब्लम है। धीरे धीरे डर डर के आप लोग उठा रहे, वजह उसकी समझ में नहीं आ रही है। सबको प्रॉब्लम्स होते हैं प्रोफेशनल लाइफ में और पर्सनल लाइफ में। हर किसी को प्रॉब्लम होते हैं। ह्यूमंस को ही प्रॉब्लम होते हैं, इंसानों को ही होते हैं, जानवरों को प्रॉब्लम नहीं होते। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, पढ़िए जोर से। How many of you want to solve the problem? कितने लोग इस मसले को हल करना चाहते हैं, प्रॉब्लम को हल करना चाहते हैं? सबको? सबको हल करना है प्रॉब्लम? प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन के लिए एक बुक की समरी मैं आपके सामने पेश करना चाहूंगा, जो ऑल टाइम बेस्ट सेलर बुक है। आप में से बहुत सारे लोगों ने इसके बारे में सुना होगा, 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल। स्टीवन कोवे इसके राइटर है और 1989 में ये बुक को सबसे पहले पब्लिश किया गया था। बहुत ही इफेक्टिव बुक है। बहुत सारे लोगों ने दुनिया भर में इस बुक को पसंद किया है और ये बुक बहुत सारे लोगों के लिए लाइफ चेंजिंग साबित हुई है। आप देख सकते हैं एक बुक के बारे में, आपको स्क्रीन नजर आ रही है क्लियरली। द बुक्स टैगलाइन इज पावरफुल लेसन्स इन पर्सनल चेंज। और बुक का जो ब्लर्ब है वो ये है, कोवी प्रेजेंट्स अ होलिस्टिक इंटीग्रेटेड प्रिंसिपल सेंटर्ड अप्रोच फॉर सॉल्विंग पर्सनल एंड प्रोफेशनल प्रॉब्लम्स। इस बुक का कोर जो है वो यही है कि हम अपने पर्सनल और प्रोफेशनल प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करते हैं। तो आपने देखा कि बुक का जो टाइटल है उसमें एक वर्ड जो सबसे ज्यादा हाईलाइट हो रहा है वो है हैबिट्स। क्या है? हैबिट्स। व्हाट इज अ हैबिट? हैबिट किसको कहते हैं? हैबिट का क्या मतलब होता है? अ सेटल्ड टेंडेंसी और यूजुअल मैनर ऑफ बिहेवियर। आदमी जिस चीज का हैबिचुअल हो जाता है, जिस चीज का आदी हो जाता है, जिस चीज की आदत उसको लग जाती है। हैबिट इंसानी जिंदगी में बहुत ज्यादा असरअंदाज होने वाली चीज है। और भी आप चीजें देख सकते हैं हैबिट्स के बारे में। Our character basically is a composite of our habits because they are consistent, often unconscious patterns. Habits constantly express our effectiveness or our ineffectiveness. In words of Aristotle, we are what we repeatedly do. Excellence then is not an act but a habit. आदमी को अगर किसी चीज में एक्सीलेंस चाहिए
तो अच्छाई को, इंटीग्रिटी को, पैशन को अपनी हैबिट बनानी पड़ेगी, तब जाकर आदमी उस जगह तक पहुंचता है। लेकिन इट इज नॉट अ इजी जॉब, ये कोई आसान काम नहीं है, बट इट इज अ वेरी पेनफुल प्रोसेस। बहुत ही मुश्किल चीज है। किसी चीज का आदमी आदी हो जाता है और फिर अपनी आदत को चेंज करना, अपने बिहेवियर्स को चेंज करना, अपने पैटर्न्स को चेंज करना, उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन मुश्किल है, नामुमकिन नहीं, इम्पॉसिबल नहीं है। ये टफ है लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है। आप इसको कर सकते हैं, बहुत आसानी के साथ कर सकते हैं। बस हमें एक प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। एक मर्तबा कोई काम करने से वो चीज आदत नहीं हो जाती, या एक मर्तबा किसी बुरी आदत को छोड़ने की कोशिश करना उस आदत को छुड़वा नहीं देती है, बल्कि आपको प्रोसेस करना पड़ेगा। जैसे कि किसी चीज की आदत हो जाना एक लंबे जमाने के बाद होता है, फौरन आदमी किसी चीज का आदी नहीं होता है। धीरे धीरे आदमी किसी चीज की आदत अपने अंदर डालता है। तो जिस तरीके से किसी चीज का आदी होना एक प्रोसेस के जरिए से होता है, तो वो चीज छूटना, यानी किसी बुरी आदत का छूटना, ये भी प्रोसेस के बाद होता है। जैसे कि आपने ऑब्जर्व किया होगा, बहुत सारे लोग जो स्मोकिंग के आदी हो जाते हैं या अल्कोहल के आदी हो जाते हैं, या हमारी डेली रूटीन लाइफ में देखिए, मॉर्निंग टाइम हम सबको मालूम है कि बहुत ज्यादा प्रोडक्टिव होता है, लेकिन हम में से बहुत सारे लोग जल्दी उठ नहीं पाते हैं, देर से उठने की बुरी आदत हमको लगी हुई होती है। तो ये जल्दी उठने की आदत डालना, एक मर्तबा आप अर्ली उठ गए, जल्दी उठ गए, और फिर आपने एक मर्तबा उठने के बाद ये कहना शुरू कर दिया आपसे, मैं जल्दी उठने लगी हूं, मुझे आदत हो गई अब जल्दी उठने की, ऐसा नहीं होता है। एक मर्तबा काम करने से आप उस चीज के आदी नहीं हो जाते, आपको कंटिन्यूअस वो प्रोसेस करना पड़ेगा। और ये जो बुक है और इसकी जो 7 हैबिट्स है, आपको यही बताती है कि चीजों की आप आदी कैसे होंगे और उसको अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट कैसे करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद हैबिट नंबर 1। सबसे पहली हैबिट जिसको इन्होंने अपनी बुक में बताया है, उसकी तरफ जाने से पहले मैं इस बुक का एक स्ट्रक्चर आपको बताना चाहूंगा। ये बुक का स्ट्रक्चर है, आपको नजर आ रही है स्क्रीन। इसमें 3 चीजें हैं। इन्होंने बताया है कि 3 चीजें होती है इंसान की लाइफ में। सबसे पहले वो डिपेंडेंस होता है, उसके बाद वो इंडिपेंडेंट होता है, और फिर वो इंटरडिपेंडेंस होता है। ये 3 मरहलों से, 3 स्टेजेस से इंसान की लाइफ जो है वो गुजरती है। डिपेंडेंस का क्या मतलब है? जब आदमी बहुत छोटा सा बच्चा होता है, पैदा होता है, वो उस वक्त हर चीज में वो डिपेंडेंस होता है अपने माँ बाप के ऊपर। हर चीज के लिए वो डिपेंडेंस होता है, खाने में, पीने में, अपनी जरूरतों को पूरा करने में, टॉयलेट जाने में, अपने आप को क्लीन रखने में, हर चीज में वो डिपेंडेंस होता है। तो उसके बाद ये जो डिपेंडेंस वाला मरहला खत्म होता है, ये स्टेज जब खत्म होता है, तब वो इंडिपेंडेंस बनता है। इंडिपेंडेंस का मतलब ये है कि वो खुद से सब काम करने लगता है, वो अपने फैसले भी खुद लेता है, अपने कामों को अकेला करने का वो आदी हो जाता है। ये जो पहला हिस्सा है, यानी डिपेंडेंस और इंडिपेंडेंस के बीच का जो हिस्सा है, इसको ऑथर कहते हैं, ये है प्राइवेट विक्ट्री। यानी आदमी अपनी जात पर कंट्रोल करने वाला हो जाता है। प्राइवेट विक्ट्री में उन्होंने 3 हैबिट्स को रखा है: बी प्रोएक्टिव, बिगिन विद द एंड इन माइंड, और तीसरी चीज है पुट फर्स्ट थिंग फर्स्ट। ये प्राइवेट विक्ट्री ये कहते हैं, मतलब आदमी अपने आप का पूरे तरीके से कंट्रोल करने वाला हो जाता है। उसके बाद इंडिपेंडेंस से इंटरडिपेंडेंस जब होता है, यानी फिर जिंदगी में एक मरहला ऐसा आता है कि आदमी अकेला काम नहीं कर सकता है,
उसको बड़े काम करने के लिए टीम फॉर्म करनी पड़ती है, लोगों के साथ कोलैबोरेट करना पड़ता है, लोगों के साथ कम्युनिकेट करना पड़ता है, और ये काम जब होता है तब वो इंटरडिपेंडेंस होता है और प्राइवेट विक्ट्री से वो पब्लिक विक्ट्री के सेक्टर में जंप करता है। यानी अब वो उसके काम जो है सिर्फ प्राइवेट नहीं है, पब्लिक भी है, लोगों के साथ मिलकर उसको काम करना पड़ता है। और इसके अंदर इन्होंने 3 हैबिट्स को जिक्र किया है। हैबिट नंबर 4, थिंक विन विन। हैबिट नंबर 5, सीक फर्स्ट टू अंडरस्टैंड देन टू बी अंडरस्टूड। और हैबिट नंबर 6 है सिनर्जाइज यानी टीम वर्क। और लास्ट में पूरा जो सर्कल है उसको उन्होंने 7th हैबिट से घेरा हुआ है, जिसको कहते हैं वो शार्पन द सॉ। यानी चाहे वो प्राइवेट सेक्टर हो या पब्लिक सेक्टर हो, प्राइवेट विक्ट्री हो या पब्लिक विक्ट्री हो, आदमी को जिंदगी के हर स्टेज में अपनी स्किल्स को शार्पन करना पड़ता है इफेक्टिव होने के लिए। आपने बुक का टाइटल भी देखा, इट्स ऑल अबाउट इफेक्टिवनेस, 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल। तो उसको अगर जिंदगी भर इफेक्टिव बना रहना है तो उसको अपनी स्किल्स को शार्पन करना पड़ेगा। तो ये पूरी बुक जो है उसको एक ही इमेज के अंदर घेर लिया गया है। पहले आपने देखा 3 स्टेजेस है, डिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस और इंटरडिपेंडेंस। और प्राइवेट विक्ट्री, पब्लिक विक्ट्री। प्राइवेट विक्ट्री में 3 हैबिट्स को जिक्र किया है और पब्लिक विक्ट्री में 3 हैबिट्स को जिक्र किया है, और 7वीं हैबिट को उन्होंने पूरा सर्कल बनाया, हर चीज को उसके साथ घेरा है। आर यू गेटिंग द पॉइंट? समझ में आ रही है बात? ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर इन हैबिट्स को आपने सही माने में अपनी जिंदगी में इंप्लीमेंट किया तो जैसा कि मैंने पहले बताया, आपके बहुत सारे बल्कि 99% पर्सनल और प्रोफेशनल प्रॉब्लम्स जो है ये सॉल्व हो जाएंगे। लेकिन ये है कि सही माने में दिल से हमें इन चीजों को इंप्लीमेंट करने का इरादा करना है। अगर हम करेंगे तो इसका फायदा हम देखेंगे। तो आर यू ऑल रेडी फॉर इट? चलिए, सबसे पहली हैबिट है, ये पूरी हैबिट्स, 7 हैबिट्स को एक साथ जिक्र कर दिया है। पहली हैबिट है बी प्रोएक्टिव, पुट फर्स्ट थिंग फर्स्ट, सीक फर्स्ट टू अंडरस्टैंड देन टू बी अंडरस्टूड। और ये 7वीं हैबिट है। ये पहली है, ये दूसरी है, तीसरी, चौथी, 5वीं, 6ठी और 7वीं। तो जिगजैग मैनर में है। हैबिट नंबर 1, हैबिट नंबर 2, हैबिट नंबर 3, 4, 5, 6 और 7। तो ये 7 हैबिट्स है जिसको हमें अपनी जिंदगी में इंप्लीमेंट करना है। सबसे पहली हैबिट क्या है? पढ़िए जोर से। बी प्रोएक्टिव। इसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं। बी प्रोएक्टिव का मतलब ये है कि वी आर रिस्पॉन्सिबल ऑफ अवर लाइफ। हमारी जिंदगी के हम खुद जिम्मेदार हैं। इनका ये कहना है कि जो प्रोएक्टिव पीपल होते हैं, बहुत ही अच्छा टर्म इन्होंने यूज किया है कि प्रोएक्टिव पीपल जो होते हैं दे कैरी देयर ओन वेदर, एंड रिएक्टिव पीपल जो होते हैं उनके बारे में लिखा है दे आर ऑफन अफेक्टेड बाय द वेदर। बहुत अच्छी बात है अगर इस जुमले को हम समझ गए कि प्रोएक्टिव पीपल अपने साथ अपना वेदर कैरी करते हैं। इसका मतलब यह है कि वो हमेशा अपने वेदर के दरमियान घिरे हुए रहते हैं, उनको बाहर का वेदर इफेक्ट नहीं करता है। वेदर से मुराद है एनवायरनमेंट, यानी हम किसी के बिहेवियर से, हालात की वजह से या किसी के इंटरेक्शन की वजह से, परेशानी, दूसरों की प्रॉब्लम की वजह से हम इफेक्टेड नहीं होते। हमारा एक माइंडसेट बना हुआ है, हम अपने कामों के खुद रिस्पॉन्सिबल है, हम ब्लेम गेम नहीं खेलते, किसी के ऊपर हम अपनी गलती का टोकला नहीं डाल देते, हम खुद अपने कामों के रिस्पॉन्सिबल होते हैं। हमें मालूम होता है कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। और ये पूरा जो प्रोएक्टिव होने की जो बात है, इसको इन्होंने बहुत अच्छे से समझाया है 2 चीजों को बताकर। हर आदमी का एक सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस होता है और एक सर्कल ऑफ कंसर्न होता है। इसको समझना बहुत जरूरी है। अगर आपको ये पहली हैबिट समझनी है तो सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस और सर्कल ऑफ कंसर्न समझना बहुत जरूरी है। आइए मैं इसको थोड़ा तफसील से आपको समझाता हूं। ये 2 चीजें हैं,
सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस और सर्कल ऑफ कंसर्न समझाने के लिए। पहले इसको समझिए, ये वाला जो है इसको। सर्कल ऑफ कंसर्न क्या मतलब? सर्कल ऑफ कंसर्न का मतलब है हर वो चीज जो आपके हाथ में नहीं है। आपके हाथ में वो चीज नहीं है। आप देख सकते हैं इसके अंदर क्या क्या चीजें हैं। इसके अंदर कुछ चीजें इन्होंने एग्जाम्पल के तौर पर लिखी है। फैमिली एक्सपेक्टेशंस, फिर है ओपिनियंस ऑफ अदर्स, फिर है अदर पीपल मोर क्वालिफाइड, फिर है लैक ऑफ जॉब्स, फिर है द इकोनॉमी। ये सब चीजें ऐसी है जो आपके कंट्रोल में नहीं, जिसका इख्तियार आपके हाथ में नहीं। फैमिली आपसे बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट करती है, तो आप उसमें क्या कर सकते हैं? आप उनकी एक्सपेक्टेशंस को कम नहीं कर सकते। वो अपने हिसाब से, अपने माइंडसेट के एतबार से एक्सपेक्टेशंस करती है। या हमारे मुल्क की इकोनॉमी, आप क्या कर सकते हैं उसमें? आप उसमें कुछ नहीं कर सकते। कोई आदमी आपसे ज्यादा क्वालिफाइड है, तो आप उसमें क्या कर सकते हैं? आप उसमें कुछ भी नहीं कर सकते हैं। ये सर्कल ऑफ कंसर्न है। और जो रिएक्टिव पीपल होते हैं, सर्कल ऑफ कंसर्न जो है उनको बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है। दूसरे क्या करते हैं, इसकी उनको बहुत ज्यादा फिक्र होती है। हम क्या कर रहे हैं इसके बारे में वो कम सोचते हैं। जो प्रोएक्टिव पीपल होते हैं वो सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस के ऊपर ज्यादा फोकस करते हैं कि उनके कंट्रोल में क्या है, उनके हाथ में क्या है। स्किल्स को डेवलप करना, एक्सपीरियंस को बढ़ाना, अपनी कमिटमेंट्स को पूरा करना, नई चीजें सीखना, अच्छे लोगों के साथ टाइम स्पेंड करना, ये आपके हाथ में है। ये आपके हाथ में है, आप ये कर सकते हैं। तो ये सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस और सर्कल ऑफ कंसर्न है। अब इन्होंने जो बात बताई है वो ये है कि आदमी जिस सर्कल के ऊपर ज्यादा फोकस करेगा उसका वो सर्कल बड़ा होता जाएगा। अगर हम सर्कल ऑफ कंसर्न के ऊपर फोकस करेंगे तो हमारा सर्कल ऑफ कंसर्न बड़ा होता जाएगा, यानी हमारी प्रॉब्लम्स बढ़ते जाएगी। क्योंकि दूसरे लोगों की वजह से हमारे कामों पर इफेक्ट हो रहा है, तो हम प्रॉब्लम में आ जाएंगे। आदमी जिस चीज के ऊपर ज्यादा फोकस करेगा वो चीज उसकी बढ़ती जाएगी। इसको और भी कई जगह पर बहुत सारी बुक्स में लॉ ऑफ अट्रैक्शन का नाम भी दिया गया है कि आप जिस चीज के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस करते हैं वो चीज आपकी तरफ खींची चली जाती है और वो चीज जो है बढ़ती चली जाती है। अगर आप पूरा दिन प्रॉब्लम्स 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 ही बोलते रहेंगे, आपके पास प्रॉब्लम्स ही अट्रैक्ट होंगे। अगर आप पॉजिटिव माइंड के साथ सॉल्यूशंस के ऊपर फोकस करेंगे तो आपको हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नजर आएगा। तो बी प्रोएक्टिव का मतलब ये है कि आप अपने कामों के खुद रिस्पॉन्सिबल हैं। दूसरी अहम बात कि आप सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस और सर्कल ऑफ कंसर्न में से किस चीज के ऊपर फोकस करते हैं। अगर आप सर्कल ऑफ कंसर्न के ऊपर ज्यादा फोकस करेंगे आपकी प्रॉब्लम्स बढ़ेगी, और अगर आप सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस जिसके ऊपर आपका इख्तियार है उसके ऊपर ज्यादा फोकस करेंगे तो आपकी प्रॉब्लम्स कम होगी और सॉल्यूशंस आपके सामने आते जाएंगे और कामयाबी के दरवाजे आपके लिए खुलते जाएंगे। अब आप अपनी पर्सनल लाइफ में फोकस करिए कि आप किस चीज के ऊपर फोकस कर रहे हैं। आपका फोकस ज्यादा किस चीज के ऊपर होता है? मेरी क्लास बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक है, मेरे बच्चे बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक है, बच्चों के पेरेंट्स बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक है, मैनेजमेंट बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक है, मेरी फैमिली में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स हैं, मेरे आसपास रहने वालों की जिंदगी में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स है। आपको हर जगह प्रॉब्लम्स ही नजर आते हैं तो आपका माइंड, आपका दिमाग, आपका जो ऊपर का माला है ये हमेशा प्रॉब्लम्स को ही फोकस करेगा और प्रॉब्लम्स को ही अट्रैक्ट करेगा। आप पॉजिटिवनेस के साथ प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस के ऊपर फोकस करते हैं तो आप सॉल्यूशंस को अट्रैक्ट करेंगे। तो अब ये आपके ऊपर है कि आप किस चीज के ऊपर ज्यादा फोकस करना चाहते हैं। आपकी क्लास में जैसे कि मैंने पहले भी बताया था 80-20 रूल होता है। 20% बच्चे हर क्लास में प्रॉब्लमेटिक होते हैं, 80% के ऊपर उनका असर पड़ता है। आप
20% के ऊपर फोकस करते हैं या 80% के ऊपर फोकस करते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको सॉल्यूशंस चाहिए या प्रॉब्लम्स चाहिए। खैर ये पहली चीज थी, क्या मतलब पहली चीज क्या थी आपको याद है? बी प्रोएक्टिव, कि आपको प्रोएक्टिव होना है। पहली चीज समझ में आ गई, पहली हैबिट समझ में आ गई। तो आप लोग सब डेवलप करने की कोशिश करेंगे अपने आप के अंदर, अपने अंदर प्रोएक्टिवनेस करेंगे आप लोग। आप अपने आप को प्रोएक्टिव बनाने की कोशिश करिए, रिएक्टिव बनाने की कोशिश मत करिए। सेकेंड हैबिट पढ़िए जोर से, क्या है? बिगिन विद द एंड इन माइंड। ये आपका पर्सनल विजन, आपका पर्सनल विजन, आप कामों को कैसे शुरू करते हैं। बिगिन विद द एंड इन माइंड का मतलब है आपको अपने गोल्स पता होने चाहिए, आपको अपना मिशन, आपका विजन, आपका मोटो क्या है ये पता होना चाहिए। और ये इसके लिए ऑथर ये बताते हैं आपका इमेजिनेशन पावर अच्छा होना चाहिए। आप अपने गोल्स को आप अचीव कर रहे हो, आप अपने आप को देखिए, आप विजन, आप बिल्कुल इमेजिनेशन के अंदर ये देखिए कि आप अपने आप को गोल हासिल करता हुआ देख रहे हैं। आपका गोल, अभी मैं अहमदाबाद में टीचर्स ट्रेनिंग के प्रोग्राम में था, हम लोग सब कलेक्टिवली टीचर्स ट्रेनिंग करवा रहे थे। वहां पर एक टीचर थी, उन्होंने एक रोल प्ले करवाया, सबको आंख बंद करवाई और आंख बंद करवाने के बाद कहा कि आप इमेजिन करिए अपने आप को कि वर्ल्ड के बेस्ट टीचर का अवार्ड आपको दिया जा रहा है। आप इमेजिन करिए कि वर्ल्ड के बेस्ट टीचर का अवार्ड आपको दिया जा रहा है, और उस अवार्ड और उस मकाम तक पहुंचने के लिए आपको क्या क्या करना है। यहां आप अपने गोल को इमेजिन करते हैं। आपका इमेजिनेशन पावर जितना अच्छा होगा, आप अपने गोल को उतना ज्यादा अचीव कर सकेंगे। देखिए यहां पर बहुत अच्छी बात इन्होंने लिखी है, देयर इज अ मेंटल फर्स्ट क्रिएशन एंड फिजिकल सेकंड क्रिएशन। किसी भी चीज को आपको अचीव करना हो तो उसको 2 मर्तबा क्रिएट करना पड़ता है, उस चीज को 2 मर्तबा क्रिएट करना पड़ता है। पहले उस चीज को अपनी ज़हनियत के अंदर आपको क्रिएट करना पड़ेगा, अपनी मेंटल एबिलिटी के अंदर आपको क्रिएट करना पड़ेगा। जब आप मेंटल पिक्चर ड्रॉ कर सकेंगे तो फिजिकल अचीवमेंट आपके लिए आसान हो जाएगी। आपको पहले मेंटल क्रिएशन करना पड़ेगा, उसके बाद आप फिजिकल क्रिएशन तक पहुंच सकते हैं। ये अगर आपने किया तो ये करने के लिए और ये अचीव करने के लिए आपको जो काम करना है वो है पर्सनल मिशन स्टेटमेंट। आपको अपना पर्सनल मिशन स्टेटमेंट बनाना है कि आपका मिशन स्टेटमेंट क्या है। अगर आपने अपना पर्सनल मिशन स्टेटमेंट बना लिया तो ये देखिए यहां पर लिखा है पर्सनल मिशन स्टेटमेंट रीअफर्म्स हु यू आर। आप कौन हैं, आप क्या चाहते हैं, आपके मकासद क्या है, आपके गोल्स क्या है। जब आपका पर्सनल मिशन स्टेटमेंट बहुत क्लियर होगा तो ये चीजें हासिल करना आपके लिए आसान हो जाएगी। योर मिशन स्टेटमेंट्स मेक्स यू द लीडर ऑफ योर ओन लाइफ। अगर आपने अपना मिशन स्टेटमेंट बना लिया तो इसका मतलब ये है कि आप अपनी जिंदगी के लीडर हो गए। इसके लिए आप देखिए पिक्चर आपको नजर आ रहा है, इस पिक्चर को देखिए क्या हुआ यहां पर, देख रहे हैं आप उस पिक्चर को, क्या हो रहा है और रॉन्ग वे से स्टार्ट कर दिया, अंदर से बाहर निकलने का रास्ते पे खड़ा था, तो बाहर से अंदर तक 3 साइड पे कलर करा हुआ है, चौथी साइड पे कलर कर रहे हैं, मिडल में आ गए, ये निकल जाना वहां से है। ये क्यों हुआ? ये इस वजह से हुआ क्योंकि उसने एंड को नहीं सोचा काम करते वक्त, काम शुरू करते वक्त। अगर काम शुरू करते वक्त एंड गोल, रिजल्ट क्या होने वाला है इसका, उसके सामने होता तो यहां पर जाकर फंस नहीं जाता। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इमेज है, हम में से अक्सर लोगों के साथ ये होता है
क्योंकि हमारा एंड गोल हमारे सामने नहीं होता, इस वजह से हम खुद अपने कामों में घिरते चले जाते हैं और फिर इवेंचुअली जाकर फंस जाते हैं। तो ये मसले का हल जो है इसी में है कि हम जब भी कोई काम शुरू करें तो एंड हमारे सामने होना चाहिए। आई हैव अ प्लान, आई नो व्हाट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर मी, आई थिंक अहेड, आई हैव क्लियर एक्सपेक्टेशंस, आई कंसीडर कॉन्सिक्वेंसेस, आई सेट गोल्स, आई हैव अ पर्सनल मिशन स्टेटमेंट। ये चीजें अगर आप सामने रखेंगे तो आपके लिए मिशन स्टेटमेंट बनाना, अपने गोल को सेट करना और फिर गोल को अचीव करना आपके लिए आसान हो जाएगा। दूसरा जो पॉइंट था और ये दूसरी जो हैबिट थी, क्लियर है, समझ में आई आप लोगों को? कोई सवाल है इसके बारे में आपके दिल में? कुछ समझ में नहीं आ रहा है इसके बारे में? इज इट क्लियर? चलिए तीसरी हैबिट पढ़िए, क्या है? Put first things first. This habit involves self leadership and self management. इस हैबिट में दो चीजें इंपॉर्टेंट है, सेल्फ लीडरशिप और सेल्फ मैनेजमेंट, और उसकी वजह बताइए। लीडरशिप डिसाइड्स व्हाट द फर्स्ट थिंग्स आर एंड मैनेजमेंट इज द डिसिप्लिन ऑफ कैरिंग आउट योर प्रोग्राम। पुट फर्स्ट थिंग फर्स्ट इज द एक्सरसाइज ऑफ इंडिपेंडेंट विल टुवर्ड बिकमिंग प्रिंसिपल सेंटर्ड। होता ये है कि हम अपने इंडिपेंडेंट नेचर की वजह से कुछ इरादे करते हैं, लेकिन उन इरादों पर फोकस करने के लिए जरूरी होता है कि कुछ उसूल के ऊपर हम चले, कुछ प्रिंसिपल्स अपनी लाइफ के अंदर होने चाहिए। उन प्रिंसिपल्स को अगर आप सामने रखेंगे तो आपके लिए काम करना आसान हो जाएगा। होता यह है कि हम जबान से कभी कभी बहुत बातें करते हैं कि मैं ये भी करूंगा, मैं वो भी करूंगा, मैं ये भी कर लेता हूं, वो भी कर लेता हूं, लेकिन जब प्रिंसिपल्स और उसूलों की बात आती है तो हम पीछे हट जाते हैं। डिसिप्लिन की बात आती है तो हम पीछे हट जाते हैं। फर्स्ट थिंग फर्स्ट करने की जब बात आती है तो हम पीछे हट जाते हैं। क्या मतलब? फॉर एग्जाम्पल, कोई टीचर बहुत कैपेबल है, बहुत अच्छी है पढ़ाने में और उसके अंदर बहुत सलाहियत है, लेकिन जो बेसिक और रूटीन चीजें हैं वो उससे नहीं होती है। रूटीन चीजों का मतलब है उसको टाइम पर आना है स्कूल में, वो नहीं आ रही है, उसको एब्सेंट नहीं होना है, गैरहाजिरी नहीं करनी है, उसके ऊपर उसका फोकस नहीं है। अब ये जो रूटीन चीजों के ऊपर अगर आपका फोकस नहीं होगा तो आपके अंदर जो कैपेबिलिटी है, वो सलाहियत है, इन रूटीन चीजों के नहीं होने की वजह से ये भी डल हो जाएगी। समझ में आ रही है बात? डिसिप्लिन अगर आपके अंदर किसी चीज को करने में डिसिप्लिन अगर आपके अंदर नहीं, आपके अंदर क्वालिटीज बहुत है, लेकिन उस काम को करने के लिए जो डिसिप्लिन जरूरी होता है, वो डिसिप्लिन अगर आपके अंदर नहीं है तो आपकी क्वालिटीज को लोग इग्नोर करना शुरू कर देंगे। इनिशियली आप अपनी क्वालिटीज को जाहिर कर पाएंगे, लेकिन जब आपको फर्स्ट थिंग फर्स्ट पुट करना नहीं आती है तो आपकी क्वालिटीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता रहा हूं, कोई भी इसको पर्सनली ना ले, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज एज अ फैमिली मेंबर मैं आपसे शेयर कर रहा हूं सबके लिए, कि अगर हमें फर्स्ट थिंग फर्स्ट पुट करना नहीं आती है तो हमारी क्वालिटीज जो है उसको लोग इग्नोर करना शुरू कर देंगे। इसलिए ये बहुत जरूरी है कि हम जो चीज जितनी जरूरी है, डिसिप्लिन में रहना जितना जरूरी है, उसको हम डालें। फर्स्ट थिंग्स आर दोज थिंग्स यू फाइंड मोस्ट वर्थ, जो बहुत ज्यादा कीमती होती है। टू से यस टू इंपॉर्टेंट थिंग्स रिक्वायर्स टू से नो टू अदर एक्टिविटीज विच आर नॉट सो इंपॉर्टेंट। आर यू गेटिंग द पॉइंट? अगर आप किसी काम को हाँ कहेंगे तो उसका मतलब यह है कि आप गैर जरूरी काम को ना कहिए। अगर आपको गैर जरूरी काम को ना कहना नहीं आता है तो आप जरूरी काम को कभी भी हाँ नहीं कह सकते। बहुत काम की बात है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करने की कोशिश करिए। और दिस इज ऑल अबाउट टाइम मैनेजमेंट। और यहां पर दिखता है, देखिए, टाइम मैनेजमेंट से भी ज्यादा ये मसला है लाइफ मैनेजमेंट का। ठीक है, लाइफ मैनेजमेंट का। बहुत सारे लोग कहते हैं कि भाई टाइम इज मनी, टाइम इज गोल्ड, टाइम इज सिल्वर, टाइम इज लाइफ। वक्त जो है ये जिंदगी है, एक बार जाता है वो वापस नहीं आता है। पैसा वापस आ सकता है,
अगर आपने उसको गवा दिया है, लेकिन वक्त अगर आपने गवा दिया, अपने आप को इफेक्टिव आपने नहीं बनाया, अपनी क्वालिटीज को डिसिप्लिन के साथ आपने इंटीग्रेट नहीं किया, वक्त गुजरने के बाद फिर आपको एहसास हो रहा है कि मुझसे गलती हो गई, तो अब वो गया वक्त वापस आने वाला नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जो चीज जरूरी है उसको पहले रखिए, जो चीज जरूरी नहीं है उसको बाद में रखिए, और इसको बहुत अच्छे से आप इस मैट्रिक्स के जरिए से समझ सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स है, बहुत गौर से देखिएगा। आपकी जिंदगी में दो तरीके के काम होते हैं, एक होता है बहुत इंपॉर्टेंट, एक होता है बहुत, जोर से बोलिए क्या, एक इंपॉर्टेंट काम है, एक अर्जेंट काम है। आप कौन से काम के ऊपर फोकस करते हैं? आप कौन से काम के ऊपर फोकस करते हैं? एक काम जो इंपॉर्टेंट भी है और अर्जेंट भी है, उसको आपको करना है, बोलिए जोर से, डू इट। इसके बगैर छुटकारा नहीं है। इंपॉर्टेंट और अर्जेंट काम आपको फौरन करना है, इसके अंदर कोई एक्सक्यूज नहीं है, आपको फौरन उसको इंप्लीमेंट करना पड़ेगा, जो काम इंपॉर्टेंट भी है और दूसरा काम इंपॉर्टेंट है लेकिन नॉट अर्जेंट। इंपॉर्टेंट तो है लेकिन अर्जेंट नहीं है, तो आप उसको शेड्यूल करिए कि आप काम इंपॉर्टेंट है लेकिन अर्जेंट नहीं है, तो उसको कब करना है। उस काम को अर्जेंसी तक डिले मत करिए, उस काम को अर्जेंसी आने तक डिले मत करिए, इसको शेड्यूल करिए कि भाई ये इंपॉर्टेंट काम है लेकिन अर्जेंट नहीं है, मैं इसको कब करूंगा। तीसरी चीज है, इंपॉर्टेंट है, नॉट इंपॉर्टेंट बट इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन अर्जेंट है, तो आप क्या करेंगे, क्या करेंगे, बोलिए जोर से, डेलीगेट। नॉट इंपॉर्टेंट यानी लेकिन अर्जेंट है, काम फौरन होना चाहिए लेकिन इंपॉर्टेंट नहीं है, तो क्या है, इंपॉर्टेंट काम लीडर खुद करना चाहेगा, आदमी खुद करना चाहेगा कि भाई ये काम इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो काम इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन अर्जेंट है, उसको हो जाना चाहिए फौरन, तो वो काम को डेलीगेट करना आना चाहिए आपको कि आप ये काम अपने अलावा किससे ले सकते हैं। काम नॉट इंपॉर्टेंट है लेकिन अर्जेंट है, तो आप क्या करेंगे, डेलीगेट। और चौथा, नॉट इंपॉर्टेंट नॉट अर्जेंट, तो उसको एलिमिनेट करना आना चाहिए, उसको छोड़ना आना चाहिए, उसको इग्नोर करना आना चाहिए। बहुत सारी मर्तबा क्या होता है, हम नॉट अर्जेंट और नॉट इंपॉर्टेंट काम के ऊपर इतना फोकस करते हैं कि जो इंपॉर्टेंट और अर्जेंट काम है हम छोड़ देते हैं, हमसे वो छूट जाता है। आप यहाँ देखिए, इसको बाद में आप गौर से पढ़िएगा कि इसके अंदर क्या क्या चीजें आती है, ठीक है। यहाँ पर देखिए एक्टिविटीज, जिसमें एक सम फोन कॉल्स है, टाइम वेस्टर्स है, और अपने आप को प्लीज करने की कुछ एक्टिविटीज है। ये सब काम ऐसे हैं जो अर्जेंट भी नहीं है और इम्पोर्टेंट भी नहीं है, लेकिन हमारा टाइम वो बहुत ज्यादा खा जाते हैं, जिसकी वजह से हम फर्स्ट थिंग को फर्स्ट इंप्लीमेंट नहीं कर सकते। आर यू गेटिंग द पॉइंट? इज इट मेकिंग सेंस? समझ में आ रही है आप लोगों को बात? ये चीजें अगर आपने अपनी जिंदगी में इंप्लीमेंट करना शुरू कर दिया, तो अगेन मैं आपको वही बात कह रहा हूं कि आपके बहुत सारे पर्सनल और प्रोफेशनल प्रॉब्लम्स सॉल्व होंगे, लेकिन आप इसको दिल से इंप्लीमेंट करना शुरू करिए। जो पहली तीन चीजें थी, ये क्या थी, आपको शुरू में बताया था, पहली तीन चीजें क्या थी, प्राइवेट विक्टरी। यहां पर आपकी पर्सनल चीजें ज्यादा इन्वॉल्व थी। अब जो तीन चीजें आएगी, जो इंटरडिपेंडेंस है और जिसका ताल्लुक पब्लिक विक्टरी से है, इसमें आपको लोगों के साथ कोऑर्डिनेशन करना पड़ेगा, जिसमें सबसे पहली चीज है, क्या है, थिंक विन विन। थिंक विन विन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। हैबिट ऑफ म्यूचुअल बेनिफिट, हैबिट ऑफ mutual benefit. Think win-win entails making an important deposit in another person's emotional bank account. बहुत ही अजीबोगरीब टर्म इन्होंने यूज किया है। क्या थिंक विन-विन का मतलब ये है कि आप दूसरे के इमोशनल बैंक अकाउंट के अंदर इंपॉर्टेंट डिपॉजिट करिए। समझने वालों के लिए बहुत आसान है कि किसी की इमोशनल चीजों के अंदर आप किस तरीके से इन्वॉल्व हो रहे हैं कि आप ये चाहते हैं कि वो भी विन हो जाए और आप भी विन हो जाओ। दोनों के विन होने के लिए आप ये काम कर रहे हैं। ऑल द अदर पॉसिबिलिटीज, विन लूज,
या लूज लूज, इसके बारे में लास्ट में बताऊंगा एक मैट्रिक्स, इसके बाद भी आएगा कि ये क्या है, इसलिए इस पॉइंट को अभी छोड़ दीजिए। वी थिंक अबाउट सक्सीडिंग इन टर्म्स ऑफ समवन एल्स फेलिंग, ये ह्यूमन नेचर है। ह्यूमन नेचर ये है, ह्यूमन साइकोलॉजी और ह्यूमन टेंडेंसी ये कहती है कि मेरे जीतने के लिए दूसरे का हारना जरूरी है। हालांकि ऐसा कुछ नहीं है। ये टेंडेंसी और ये नेचर हमारा जब खत्म होगा तब हमारे अंदर विन विन होने की कैपेबिलिटी, क्वालिटी पैदा होगी कि हमारे जीतने के लिए दूसरे का हारना जरूरी नहीं है। अगर हम जिंदगी भर यही सोचते रहे कि हमारे जीतने के लिए दूसरे का हारना जरूरी है, तो हम पूरी जिंदगी एक गलत ख्याल के अंदर घिरे हुए हैं। ठीक है, इसको बहुत ज्यादा सोचने और समझने की जरूरत है। द बैलेंस बिटवीन करेज एंड कंसिडरेशन इज द एसेंस ऑफ रियल मैच्योरिटी एंड इज फंडामेंटल टू विन विन। आपको करेज बिल्ड करना पड़ेगा और दूसरों की छोटी छोटी चीजों को कंसीडर करना पड़ेगा अगर आपको विन विन सिचुएशन क्रिएट करनी है। और आखिर में इन्होंने इस हैबिट के आखिर में इन्होंने ये बात बताई कि 3 चीजें होना बहुत जरूरी है अगर आपको विन विन सिचुएशन क्रिएट करनी है। एक ये है कि आपके अंदर इंटीग्रिटी होनी चाहिए। वी डिफाइन इट एज द वैल्यू वी प्लेस ऑन आवरसेल्फ। इंटीग्रिटी बहुत जरूरी है। दूसरी चीज मैच्योरिटी बहुत जरूरी है और तीसरी चीज अबंडेंस मेंटालिटी बहुत जरूरी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, अबंडेंस मेंटालिटी। अबंडेंस मेंटालिटी का मतलब ये है कि ऊपर वाले ने दुनिया के अंदर बहुत सारी चीजें, बल्कि सब चीजों को इनफ बनाया है सबके लिए। हम ये समझते हैं कि अगर उसको ये मिल जाएगा तो मुझे नहीं मिलेगा। हालांकि ऐसा नहीं है। ऊपर वाले ने हर आदमी के लिए उसकी जरूरत की चीज को पैदा किया है। ऊपर वाले ने उसको दिया है तो आपको नहीं देंगे, ऐसा नहीं है। लेकिन आपको उस चीज को हासिल करने के लिए अपना पैशन, अपनी मेहनत, जद्दोजहद, मशक्कत, ये सब चीजें लगानी पड़ेगी, तब जाकर आप उस चीज को हासिल कर पाएंगे, वरना आप उस चीज को हासिल नहीं कर पाएंगे। इसको समझने के लिए इस मैट्रिक्स को देखिए, बहुत अच्छे से इस मैट्रिक्स को देखना जरूरी है कि ये पूरा मैट्रिक्स क्या है। आप देखिए, एक है कंसीडरेशन और एक है करेज। ठीक है, दिस इज अबाउट क्या है, रिस्पेक्टिंग अदर्स। आप दूसरों को कितनी वैल्यू देते हैं, आप दूसरे को कितना रिस्पेक्ट करते हैं। और करेज का मतलब है दिस इज अबाउट रिस्पेक्टिंग योरसेल्फ। दोनों चीजें जरूरी है। ठीक है, यहाँ पर देखिए विन विन जहां पर होगा ना, पहले हम विन विन को ही लेकर चलते हैं, वहां पर कंसीडरेशन भी हाई होगा और करेज भी हाई होगा। और ये जो लूज लूज है, यहाँ पर कंसीडरेशन भी लो होगा और करेज भी लो होगा, यानी तू भी हारा और मैं भी हारा। लूज विन का मतलब है मैं हारा तू जीता। तो यहां पर क्या है, देखिए क्या है, कंसीडरेशन तो हाई है लेकिन करेज कम है। और उसके बाद क्या है, विन और लूज, यानी मैं जीता और तू हारा। यहां पर क्या है, करेज तो हाई है लेकिन कंसीडरेशन बहुत कम है। विन विन अगर आपको चाहिए, देखिए विन विन को यहाँ पर देखिए टफ एंड नाइस, इसके अंदर आपको टफ डिसीजंस लेने पड़ेंगे जो आपके लिए भी बेहतर है और दूसरों के लिए भी बेहतर है। आप अगर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में या चाहे अपने फैमिली बैकग्राउंड में विन विन मेंटालिटी के साथ काम करेंगे, यानी मैं इस मेंटालिटी के साथ काम कर रहा हूं कि उसका भी नुकसान ना हो और मेरा भी नुकसान ना हो। ठीक है, मेरा भी फायदा हो और उसका भी फायदा हो। अगर आप इस मेंटालिटी के साथ काम करते हैं तो आप हमेशा सक्सेसफुल रहेंगे, आप कभी नाकाम नहीं होंगे, क्योंकि आपने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा है। अगर आपने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा है तो कोई दूसरा भी आपका कभी बुरा नहीं चाहेगा। ठीक है, और अगर किसी दूसरे ने आपके बारे में बुरा चाहा तो ऊपर वाला उसके बदले में आपको अबंडेंस देगा, क्योंकि आपने उसका बुरा नहीं चाहा है। ठीक है, तो ऊपर वाला आपको उसके बदले में 2 गुना देगा। तो ये विन विन सिचुएशन को सामने रखना बहुत जरूरी है। ये चौथी हैबिट थी। आगे चलिए 5वीं की तरफ हम लोग जाते हैं। 5वीं हैबिट है सीक फर्स्ट टू अंडरस्टैंड एंड देन टू बी अंडरस्टूड। इस हैबिट का जो बेस है और सबसे एसेंशियल चीज जो है इस हैबिट में, वो है अपने अंदर लिसनिंग स्किल्स को डेवलप करना।
क्या है? लिसनिंग स्किल्स को डेवलप करना। ह्यूमन नेचर इस तरीके से काम करता है कि वो अपनी तो सुनाना चाहता है लेकिन दूसरों की सुनना नहीं चाहता है। वो ये अपनी सुनाकर ये बताना चाहता है कि आई एम राइट, मैं सही हूं। ये उसका नेचर है कि वो अपनी बात ही पेश करना चाहता है, दूसरों की बात सुनना नहीं चाहता है। तो इस हैबिट को डेवलप करने के लिए देखिए, एम्पैथेटिक कम्युनिकेशन, आपके अंदर एम्पैथी होनी चाहिए, आपके अंदर लिसनिंग स्किल्स होनी चाहिए। आप दूसरों के सिर्फ वर्ड्स को नहीं सुनते हैं, आप दूसरों की फीलिंग्स को भी सुनते हैं। ये हैबिट जब आपके अंदर डेवलप हो जाएगी, दूसरों का दर्द जब आपके अंदर डेवलप हो जाएगा, तो आपके लिए कोई भी काम कोऑर्डिनेशन के साथ और कोऑपरेशन के साथ करना आसान हो जाएगा। लेकिन आप कभी दूसरों की सुनना ही नहीं चाहते हैं, बस अपनी ही सुनाना चाहते हैं। और एक आदत, कभी कभी क्या होता है कि हम दूसरों की सुनते तो है, लेकिन क्यों सुनते हैं? दूसरों की क्यों सुनते हैं? उसको गलत साबित करने के लिए सुनते हैं, उसको सही साबित करने के लिए नहीं सुनते, उसको गलत साबित करने के लिए हम सुनते हैं। यहां पर देखिए, ये इसको पढ़िए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। लिसन नॉट विद द इंटेंट टू रिप्लाई, टू कन्विंस, टू मैनिपुलेट, लिसन सिंपली टू अंडरस्टैंड, टू सी हाउ द अदर पार्टी सी थिंग्स। आप जवाब देने के लिए मत सुनिए, ठीक है? और बहुत सी मर्तबा इसलिए क्या होता है कि सामने वाला कुछ कह रहा है, उसकी बात खत्म होने से पहले हम जज करते हैं उसको, हम उसको जज करने लगते हैं। हम उसकी बात खत्म होने से पहले ये कह देते हैं, अच्छा तो ये कहना चाहता है। क्यों? क्योंकि हमने एम्पैथी के साथ उसकी बात को नहीं सुना है। तो अगर लिसनिंग स्किल्स हमारे अंदर नहीं है और एम्पैथी हमारे अंदर नहीं है, तो हम जो है हमेशा अपने आप को सही साबित करने के पीछे लगेंगे और अपने आप को कभी गलत साबित नहीं करना चाहेंगे। इफ यू अंडरस्टैंड व्हाट रियली मैटर्स मोस्ट टू हिम, अगर आप सुनकर, किसी की बात सुनकर ये कंक्लूजन पर आने की कोशिश करेंगे कि ये हकीकत में कहना क्या चाह रहा है, इसकी फीलिंग्स आप समझने की कोशिश करेंगे, इसके एंड तक आप जाने की कोशिश करेंगे, तो आपको फायदा होगा। उसकी फीलिंग्स को आप समझेंगे, तो आप अगर किसी की बात को सुनेंगे तो फिर आप उस मकाम पर आएंगे कि आपकी बात भी सुनी जाएगी। समझ में आ रही है बात? तो ये स्किल बहुत ज्यादा डेवलप करने की जरूरत है। इट्स पावरफुल बिकॉज इट गिव्स यू एक्यूरेट डाटा टू वर्क विद। आप जिन लोगों के साथ काम कर रहे हैं, उनके साथ काम करने का एक एक्यूरेट डाटा आपको आएगा अगर आप लोगों को सुनेंगे। देखिए, ये चीज बताती है कि सीक फर्स्ट टू अंडरस्टैंड के अंदर आपका एक इंटेंट होना चाहिए और इंटेंट के साथ आपके अंदर स्किल होनी चाहिए रिफ्लेक्ट फीलिंग्स एंड वर्ड्स, जिसमें आप अल्फाज को भी सुन सके और सामने वाले के एहसासात को भी सुन सके। आप वर्ड्स को भी सुन सकते हैं और फीलिंग्स को भी सुन सकते हैं। अगर आपके अंदर ये दोनों चीजें, आपकी नीयत भी दुरुस्त है, लिसन टू अंडरस्टैंड, आप सुन रहे हैं हकीकत में उसको समझने के लिए, उसको रिप्लाई देने के लिए नहीं सुन रहे, तो आपको ये स्किल आपके अंदर पैदा हो जाएगी, इंटेंट और आपको वर्ड्स और फीलिंग्स सुनने की आदत। देन टू बी अंडरस्टूड। और यहां पर देखिए, अगर ये स्किल आपके अंदर आ गई, ये चीज आ गई, तो सीक टू बी अंडरस्टूड, स्टेट योर पॉइंट ऑफ व्यू यूजिंग आई। फिर आप आई के जरिए से बता सकेंगे किसकी बात को सुन। आपने किसी की बात को अच्छे से सुना, अब अच्छे से सुनने के बाद आप अपनी ओपिनियन उसके बारे में दे सकेंगे कि भाई आपने जो बात कही उसके बारे में मेरा नजरिया ये है, माई पर्सपेक्टिव। आई के साथ आप बात कर सकते हैं कि भाई आपकी बात जो मैंने सुनी है उसके बारे में मेरा नजरिया ये है। तो ये आप कब कर सकेंगे? जब पहले वाले की बात आप अच्छे से सुनेंगे, तब आप अपनी बात को अच्छे से पेश कर सकेंगे। आगे छठी हैबिट जो है सिनर्जाइज, यानी टीम बिल्डिंग। सिनर्जाइज सिंपली मींस टू हेड्स आर बेटर देन वन। आप टीम में जब काम करेंगे, टीम वर्क के बारे में एक कोट ये है कि टीम इज कॉल्ड मैनी हैंड्स एंड वन माइंड। जहां बहुत सारे हाथ मिलकर काम करते हो लेकिन दिमाग एक ही काम करता हो। तो जब आपके अंदर ये आ जाएगा, और ये एक प्रोसेस है, एक मर्तबा करने का काम नहीं है, इसको हमेशा करना पड़ेगा।
अगर ये प्रोसेस से आप गुजरते हैं, टुगेदर वी कैन प्रोड्यूस फार बेटर रिजल्ट्स देन वी कुड इंडिविजुअली। हम अकेले जितने अच्छे रिजल्ट्स प्रोड्यूस कर सकते हैं, उससे ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स हम उस वक्त प्रोड्यूस कर सकते हैं जब हम टीम के साथ काम कर रहे हैं, बॉन्डिंग के साथ काम कर रहे हैं, कोलैबोरेशन के साथ काम कर रहे हैं। इट इज द आइडिया दैट द होल इज बेटर एंड ग्रेटर देन द सम ऑफ द पार्ट्स। वैल्यू द डिफरेंसेस। इसके अंदर बहुत ज्यादा जरूरी क्या है, आप टीम वर्क उस वक्त अच्छे से कर सकते हैं जब आप दूसरों के डिफरेंसेस को वैल्यू देंगे। होता क्या है टीम वर्क में, हम समझते हैं कि अगर हम लीडर है और हम लीडिंग पोजीशन में, तो हम समझते हैं कि हमारे मुताबिक, हमारे कहने के मुताबिक ही सब काम होना चाहिए। ऐसा नहीं होता है। टीम वर्क में आपको सबकी ओपिनियन लेनी पड़ती है, सबके नजरियात को देखना पड़ता है, सबके पर्सपेक्टिव को सामने रखना पड़ता है, सबके व्यूज को लेना पड़ता है और फिर बाद में एक डिसीजन पर आना पड़ता है। क्योंकि बहुत सारी मर्तबा ऐसा होता है कि हम जिस पोजीशन से देख रहे हैं उस पोजीशन से बहुत सारी चीजें हमें क्लियर नजर नहीं आती। जैक मा, आपने सुना होगा, बहुत मशहूर चाइनीज बिजनेसमैन है। उनका कहना है कि अगर मेरी टीम के अंदर सबके सब साइंटिस्ट है, इफ ऑल आर साइंटिस्ट इन माय टीम, आई विल अपॉइंट अ पीसेंट एज अ लीडर। मैं एक फार्मर को लीडर बनाऊंगा। क्यों? क्योंकि उसका नजरिया चीजों को देखने का बिल्कुल अलग होगा। सब साइंटिस्ट एक ही तरीके से देख रहे, लेकिन एक फार्मर जो है चीजों को अलग तरीके से देखेगा। तो बहुत सारे पर्सपेक्टिव्स हमारे सामने होंगे, तो हमारे लिए डिसीजंस को लेना आसान हो जाएगा। द कैपेबिलिटी ऑफ इन्वेंटिंग न्यू अप्रोचेस इज इंक्रीज्ड एक्सपोनेंशियली बिकॉज ऑफ डिफरेंसेस। क्रिएटिव प्रोसेस इज आल्सो डेवलप्ड इन सिनर्जी। तो ये टीम वर्क के अंदर आपको डिफरेंसेस को वैल्यू देना पड़ेगा कि बहुत सारे लोग हैं, अलग अलग तरीके से काम करते हैं और अलग अलग तरीके से काम करने की वजह से एक अलग किस्म का रिजल्ट सामने आता है। देखिए यहां आप देख रहे हैं इसको, एक आपका तरीका है और एक माई वे और योर वे। अलग अलग लोगों के अलग अलग नजरियात हैं। आप रिफ्लेक्ट करते हैं पॉइंट, क्रिएट न्यू आइडियाज और ये सब चीजें मिलकर थर्ड अल्टरनेटिव हमारे सामने आता है। वरना होता ये है कि बहुत कम ऑप्शंस हमारे सामने रहते हैं क्योंकि हम एक ही नजरिए से चीजों को देखते हैं। लेकिन आप बहुत सारे पर्सपेक्टिव्स को साथ में मिलाकर काम करेंगे तो बहुत सारी चीजें आपके सामने आएगी। टीम वर्क में आप दूसरों के ओपिनियंस को वैल्यू दीजिए, डिफरेंसेस को वैल्यू दीजिए, सबकी बातों को सुनिए। इससे पहले का जो पॉइंट था, आप दूसरों के पर्सपेक्टिव को वैल्यू कब देंगे? जब आप उसकी बात को सुनेंगे। जब आप उसकी बात को सुनेंगे, ऊपर से आप सब चीजों को देखेंगे तो सब चीजें इंटर रिलेटेड है। पहली हैबिट से लेकर आखिरी हैबिट तक सब चीजें इंटर रिलेटेड है। अगर आपने पहली हैबिट को छोड़ा तो दूसरी नहीं होगी, दूसरी को छोड़ा तो तीसरी नहीं होगी। हर चीज इंटर रिलेटेड है। इसी तरीके से ये आपने देखा यहाँ पर, आप दूसरों के डिफरेंसेस को वैल्यू उसी वक्त दे पाएंगे जब आप उसकी बात को ठीक तरीके से सुनेंगे। अगर आप उसकी बात को सुनेंगे ही नहीं तो आप उसकी बात को वैल्यू कैसे दे पाएंगे? और लास्ट चीज और लास्ट हैबिट है शार्पन योर सॉ। शार्पन योर सॉ का मतलब ये है कि आपने जितनी भी चीजें ऊपर सीखी है उसको डे टू डे बेसिस पर इंक्रीज करने की मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है? किसी भी चीज के अंदर ऊपर की पोजीशन पर आपको जाना है, उसके अंदर और एक्सपीरियंस होना है, उसके अंदर अपनी एक्सपर्टीज आपको क्रिएट करनी है, तो उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। जो आपकी स्किल्स है आपको डेली बेसिस के ऊपर उसको शार्पन करना पड़ेगा। ठीक है? और अगर देखिए जो पानी ठहरा हुआ होता है ना, ठहरा हुआ जो पानी होता है उसके अंदर सड़न पैदा हो जाती है, उसके अंदर बदबू पैदा हो जाती है। और जो मूविंग होता है वाटर, जो बहता हुआ पानी होता है, वो हमेशा साफ और शफाफ रहता है। तो अगर आपको क्लीन रहना है और आपको जो है आगे बढ़ना है, आपको ऊपर की तरफ जाना है, तो जितनी भी स्किल्स है उसके अंदर आपको हमेशा आगे बढ़ने के लिए उन स्किल्स को शार्पन करना पड़ेगा। बैलेंस प्रोग्राम फॉर सेल्फ रिन्यूअल, और ये पूरी जो चीज है वो यू है, यानी आप अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए शार्पन योर सॉ कीप्स यू फ्रेश। आपको नई चीजें सीखने मिलेगी। विदाउट दिस रिन्यूअल द बॉडी बिकम्स वीक।
आप अगर रिन्यूअल नहीं करेंगे, चीजों को आगे सीखने के लिए मेहनत नहीं करेंगे, नई चीजें नहीं सीखेंगे, आप अगर एजुकेशनल फील्ड में काम कर रहे हैं, आप एज अ टीचर काम कर रहे हैं, तो एजुकेशनल फील्ड में जो नई चीजें आ रही है उसको आप नहीं सीखेंगे तो आप आगे नहीं बढ़ सकते। और ये पूरा जो प्रोसेस है, इसमें ये ऑथर कहते हैं कि आपको 4 फील्ड में काम करना है। इसके बारे में मैंने पहले भी आप लोगों को बताया है कि 4 फील्ड में काम करना है, आपके PQ को, IQ को, EQ को और SQ को। यानी आपके फिजिकल क्वेश्चन के ऊपर भी आपको काम करना है, इंटेलिजेंट क्वेश्चन पर भी काम करना है, आपके इमोशनल क्वेश्चन पर भी काम करना है और आपके स्पिरिचुअल क्वेश्चन को भी काम करना है। अगर ये सब जगह पर आपने साइमल्टेनियसली काम किया, आपने मेहनत की, तो आप शार्पन योर सॉ की जो 7वीं हैबिट है वो अपने अंदर डेवलप कर पाएंगे। तो ये जितनी चीजें थी 7वां हैबिट को हम लोग फिर से एक मर्तबा एक साथ देख लेते हैं। लास्ट में सबसे पहली हैबिट ये है और उसका जो कोर मैसेज है, आप जोर से पढ़िए। पहली हैबिट क्या है? जोर से पढ़िए। बी प्रोएक्टिव। और इसका कोर मैसेज है, जोर से पढ़िए ना, आई एम इन चार्ज ऑफ मी। आई एम इन चार्ज ऑफ मी। नंबर 2, बिगिन विद द एंड इन माइंड। क्या है? बिगिन विद द एंड इन माइंड। इसका कोर मैसेज है, मेक अ प्लान एंड सेट सम गोल्स। आपके पर्सनल प्लान्स को आप बनाइए, आपके मिशन स्टेटमेंट को बनाइए और गोल्स को सेट करिए। नंबर 3 इज, जोर से बोलिए, पुट फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, मतलब वर्क फर्स्ट देन प्ले। इसको आसानी के जरिए से समझाया है कि आपको काम पहले देखना है। आप जिस चीज की आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है, आपको उसको पहले देखना है, दूसरी सब चीजें सेकेंडरी है। ठीक है? आपको डिसिप्लिन के साथ वो काम करना पड़ेगा। नंबर 4, थिंक विन विन। क्या मतलब है? एवरीबॉडी कैन विन। हम ये मेंटालिटी के साथ काम करें कि भाई मेरे जीतने के लिए दूसरे का हारना जरूरी नहीं है, हम सब मिलकर साथ में जीत सकते हैं। नंबर 5, seek first to understand then to be understood। बहुत कोर मैसेज इसका क्या है? Listen before you talk। नंबर 6, synergize। क्या मतलब है? Together is better। यानी कोलैबोरेशन के साथ जो भी काम किया जाएगा वो ज्यादा अच्छा होगा। और नंबर 7 है, sharpen the saw। यानी बैलेंस इज द बेस्ट। यानी हमें हर चीज में, हमारे फिजिकल क्वोशंट में, इंटेलेक्चुअल क्वोशंट में, इमोशनल क्वोशंट में और स्पिरिचुअल क्वोशंट में बैलेंस क्रिएट करना पड़ेगा। हमें ये देखना पड़ेगा कि हमारी जिस्मानी सेहत के लिए हमें क्या अच्छा करना पड़ता है, हमें हैबिट्स को मेंटेन करना पड़ता है, अच्छा खाना खाना पड़ता है, एक्सरसाइज करनी पड़ती है। फिर हमारे इंटेलेक्चुअल क्वोशंट को ग्रो करने के लिए क्या करना पड़ता है, हमें इंटेलेक्चुअल्स को सुनना पड़ता है, अच्छी बुक रीड करनी पड़ती है। हमारे इमोशंस को, हमारे जज्बात को काबू करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, हम कैसे अपने इमोशनल्स को और वर्क लाइफ को बैलेंस कर सकते हैं। स्पिरिचुअल क्वोशंट यानी अपनी रूह को हम कैसे बेटर बना सकते हैं, मेडिटेशन के जरिए से, नमाज के जरिए से, दुआ के जरिए से, अपने पैदा करने वाले के साथ कांटेक्ट बिल्ड करके हम अपने स्पिरिचुअल क्वोशंट को जो है ये ग्रो कर सकते हैं। तो ये 7 चीज और 7 हैबिट्स को अगर हम अपने अंदर इंप्लीमेंट करेंगे तो हमारे पर्सनल और प्रोफेशनल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में आसानी हो जाएगी। आई होप ये जो चीजें मैंने आपको बताई है, आप सब लोग उसको अपनी जिंदगी में इंप्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू वेरी मच। जज़ाकल्लाहु अहसनल जज़ा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।